हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उग्रवादी चरण पढ़ रहे हैं। उग्रवादी चरण का यह वीडियो आज लास्ट है। इसमें हम पढ़ा तो चुके हैं आपको, लेकिन कुछ ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं जहां पर बहुत क्लियरिटी की जरूरत होती है। तो उन्हीं जो अस्पष्ट बिंदुओं को मैं आपके सामने कुछ क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे सबसे पहला चीज कि तिलक, मैंने जैसे बताया था कि उग्रवादी में 4 नेता बहुत इंपॉर्टेंट थे, लाल, बाल और पाल, और एक थे अरविंद घोष। विपिन चंद्र पाल बंगाल में, लाला लाजपत राय पंजाब में और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में, अरविंद घोष बंगाल में। ये सभी जो थे उग्रवादी नेता थे। तिलक ये कहते थे कि राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व से है। तिलक का एक स्टेटमेंट है कि राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व से है। देखिए, ये सब परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये सब डायलॉग जो है, जैसे अरविंद घोष का भी कहना था कि हमारा उद्देश्य जो है देश को स्वतंत्र कराना है और हिंदू धर्म हमारा इसमें जो है मदद करेगा। तो ये कल ही स्टेटमेंट मैंने बताया था अरविंद घोष के बारे में। तो राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व से है, यह बोलने वाले कौन है? तो यह बोलने वाले सबसे पहले तिलक थे। तिलक ही थे जो स्वराज्य, स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा सबसे पहले अगर किसी ने दिया था तो वो तिलक ने ही दिया था। स्वराज्य, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सबसे पहले अगर किसी ने दिया था तो वह बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया था। ये तिलक के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। स्वराज, स्वदेशी, हाँ, एक चीज और, जो उग्रवादी आंदोलन का उदय हुआ उसके बहुत 3-4 कारण मैंने बताया था। उस समय उग्रवादी आंदोलन को बढ़ाने में कुछ समाचार पत्र का बहुत बड़ा योगदान था। जैसे बंगाल से निकलता था बंगवासी, काल, संध्या, ये सब काफी इंपॉर्टेंट समाचार पत्र जो उग्रवादी आंदोलन को काफी प्रश्रय दिए। तिलक का केसरी, ये सब जो है इंपॉर्टेंट था। हिंदू समाचार पत्र, ये सब जो है उग्रवादी आंदोलन को काफी बढ़त दिए थे। केसरी में ही इन्होंने एक लेख लिख दिया था बाल गंगाधर तिलक ने 1908 ईस्वी में। तो इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला था तिलक पर, और तिलक पर जब राजद्रोह का मुकदमा चला तो इनको 6 साल का सजा मिला था, और इनको मांडले जो बर्मा में जेल है रंगून में, उसी जेल में निर्वासित कर दिया गया था, जहां उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। जब बाल गंगाधर तिलक को यह सजा हुआ था तो जर्मनी के एक विद्वान थे मैक्स मूलर, उन्होंने एक दया याचिका ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष रखा और कहा कि तिलक की सजा को कम कर दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि एक संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। यह थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तिलक में मेरी दिलचस्पी है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को सजा मिली, राजद्रोह का मुकदमा के कारण 6 वर्ष का सजा मिला, तो मैक्स मूलर जो जर्मनी के विद्वान थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने एक दया याचिका प्रस्तुत किया और कहा कि तिलक की सजा को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में मेरी उनमें दिलचस्पी है। तिलक को 1897 में भी सजा मिली थी 18 महीने का। तो उस समय जो है 18 महीने का जब इनको सजा मिला था तो उस समय बंबई के मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दिया था। बंबई के मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दिया था, और यह भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल थी। यह फैक्ट्स मैंने डिस्कस भी किया था। बाल गंगाधर तिलक को जो है एक वैलेंटाइन सिरोल
ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने कह दिया था कि वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक कह दिया था। तो फिर जो है बाल गंगाधर तिलक इस केस को लड़ने के लिए वैलेंटाइन सिरोल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के लिए इंग्लैंड चले गए, लेकिन वह हार गए। लेकिन इसका प्रभाव काफी पड़ा, इस पर लोगों पर काफी प्रभाव पड़ा कि तिलक जो है जेल भी जा सकते हैं, अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए लंदन भी जा सकते हैं। तो इससे जो है आम लोगों में जो तिलक का क्रेज जो है बहुत ही उच्च हो गया। खासकर महाराष्ट्र की जनता में तिलक जो है काफी पॉपुलर थे और तिलक उसके पात्र भी थे। मैं एक चीज जानता हूं, मुझे कभी कभी ये लगता है कि अगर इतिहास में चार पात्र, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये चार पर्सनालिटी रहते और फिर सुभाष चंद्र बोस डायरेक्ट एंट्री कर जाते तो भारत का स्वतंत्रता का जो ढांचा था वो अलग ही दिखता। तो यह है आपका तिलक के आने से पहले भारत, जो तिलक ने ब्रिटिश कांग्रेस जो था, जो इसका उदारवादी था, वो ब्रिटिश सरकार का प्रशंसा करता था। लेकिन कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार का आलोचना का मंच बनाने वाले कोई भारतीय व्यक्ति हैं तो वह है बाल गंगाधर तिलक। तब मेरे कहने का अर्थ है कि जो कांग्रेस के नेता कांग्रेस के मन से ब्रिटिश सरकार की प्रशंसा करते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उसको आलोचना का मंच बना दिया। ये इनका बहुत बड़ा देन है। तिलक का सेवा और बलिदान जो है लोगों में काफी पॉपुलर था और तिलक की इस कारण से लोकप्रियता बढ़ भी रही थी, बाल गंगाधर तिलक का। तो यह है तिलक के बारे में कुछ नॉलेज आपको हमने दिया है ना। उसके बाद है एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं, उग्रवादी आंदोलन के कुछ कारण मैंने बताया था, एक कारण और यहां पर डिस्कस कर देता हूं कि उस समय जो है उग्रवादी आंदोलन भारत में तेजी से फैला। उसके पीछे दो तीन कारण, एक कारण और है अंतर्राष्ट्रीय कारण। अंतर्राष्ट्रीय कारण में यह था कि इटली ने अबिसिनिया को पराजित कर दिया था। अबिसिनिया एक अफ्रीकी देश है, अबिसिनिया का अर्थ हुआ अफ्रीकी, इथोपिया। उसने इटली को पराजित कर दिया था। चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ था और युवा तुर्क आंदोलन का प्रभाव भी पड़ा था। रूस ने जापान को हरा दिया था, जापान ने रूस को पराजित कर दिया था। तो ये सब कारणों से जो है भारत में उग्रवादी चेतना ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काफी तेजी से फैला और 1906 के बाद कांग्रेस के अंदर उग्रवादी चेतना तेजी से फैली। 1906 ईस्वी के बाद जो है कांग्रेस के अंदर उग्रवादी चेतना तेजी से फैली। उग्रवादी चेतना 1906 ईस्वी के बाद कांग्रेस के अंदर क्या हुआ, उग्रवादी चेतना तेजी से फैली। तो यह हुआ आपका उग्रवादी चेतना आने से पहले जो कांग्रेस काम करता था वो करता था राजवाम बंद आंदोलन। राजवाम बंद आंदोलन, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन कहते हैं। और अब जो आया निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेसिस्टेंस। अब जो आया वो आया निष्क्रिय प्रतिरोध। इसको अनुकूल परिविघटन भी कहा जाता है, अनुकूल परिविघटन भी कहा जाता है या निष्क्रिय प्रतिरोध भी कहा जाता है। अनुकूल परिविघटन या, तो इस दोनों में अंतर है। इसमें है कि संवैधानिक दायरा के अंदर ही रहकर काम करना है और भारतीयों के लिए जो है रियायत मांगना है, ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करना है, ब्रिटेन में एक शिष्टमंडल भेजना है और कहना है कि महारानी हमको ये दे दो, ये दे दो, आप बहुत अच्छी हैं, आपका न्यायप्रियता तो बहुत अच्छा है, आपसे अच्छा तो कोई न्यायप्रिय ही नहीं है ना। तो ये सब जो है इस जो उदारवादी नेता थे विश्वास करते थे। लेकिन ये जो उग्रवादी नेता है तो कहे कि नहीं नहीं ये सब गलत बात है, हमको जो है स्वराज चाहिए। स्वराज इनका कहने का अर्थ है विदेशी शासन से पूर्ण मुक्ति। उग्रवादी नेताओं ने कहा कि मेरा स्वराज का अर्थ है विदेशी शासन से पूर्ण मुक्ति। लेकिन वही उदारवादी नेता का था कि मेरा जो है ब्रिटिश सरकार के अंदर
औपनिवेशिक स्वराज, ब्रिटिश सरकार के अंदर औपनिवेशिक स्वराज। लेकिन इन लोगों का कहना था नहीं, हमें जो है पूर्ण रूप से जो है ब्रिटिश सरकार से मुक्ति चाहिए, विदेशी नियंत्रण से भी। हमारा उद्देश्य तिलक का कहना था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं, और प्रार्थना याचिका अब नहीं चलेगा। जो उदारवादी नेता प्रार्थना याचिका देते हैं अब वो नहीं चलेगा। अब जो है डायरेक्ट जो है हम लोग स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया और डायरेक्ट जो है लड़ने की, जो मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार, अब ये सब जो है जो निष्क्रिय प्रतिरोध या अनुकूल परिविघटन है उसमें यह आने लगा। आक्रामक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन, आत्म बलिदान, विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता, तो ये सब इनका डिमांड था। तो यही है थोड़ा सा अंतर, यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं कि परीक्षाओं में आपको इन सब सवालों को जवाब देने में दिक्कत नहीं हो। तिलक ने कहा कि स्वराज, तिलक जो है स्वराज के लिए काफी लड़े, स्वराज ही हमारा उद्देश्य है और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह तिलक का ही स्टेटमेंट है। और 1916 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें तिलक ने जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। तो ये सब चीज जो है इसमें आपको देखना होगा। दूसरा चीज ये है कि लाला लाजपत राय के बारे में एक चीज मैं चाह रहा था कि लाला लाजपत राय ने श्री कृष्ण की जीवनी भी लिखी थी, मैंने बताया था, शिवाजी का भी जीवनी लिखा था, गरीवाल्डी का भी जीवनी लिखा था, मेजनी का भी जीवनी लिखा था, और एक चीज और, स्वामी दयानंद सरस्वती का भी जीवनी लिखा था, स्वामी दयानंद सरस्वती का भी जीवनी लिखा था। लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी, 17 नवंबर 1928 को। ये नवंबर का ही महीना है, अच्छा तारीख है, तो 11 दिन के बाद 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हुई थी। साइबर कमीशन का विरोध कर रहे थे, लाठी चार्ज में घायल हो गए थे, फिर 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अरविंद घोष के बारे में मैंने कहा ही था कि अलीपुर षड्यंत्र काल में उनको छोड़ दिया गया था, बाद में लेकिन संन्यास ले लिए और संन्यास लेके वो चले गए थे पांडिचेरी, अरविंदो आश्रम, वहां जाके वो खोले थे। तो यही सब है आपको उदारवादी उग्रवादी चरण के कुछ खास चीज। इसमें यह था तिलक बहुत बड़े इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाए और कांग्रेस के जो कांग्रेस से जो ब्रिटिश सरकार की प्रशंसा के गीत गाए जाते थे, अब वहां से प्रशंसा के गीत नहीं, अब वहां से जो है उनको चुनौती दिया जाता था कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को। ये तिलक का ही योगदान है कांग्रेस के मंच को चेंज करने में, और कांग्रेस को जनता के करीब लाने में भी तिलक का ही योगदान है। जो उन्होंने लाठी क्लब, अखाड़ा क्लब, चाहे गणेश पूजा शुरू किया या शिवाजी उत्सव शुरू किया, तो इससे जनता जो है राजनीति के करीब आया। और इसी चीज को बाद में गांधी जी ने जो है जनसाधारण, तिलक कांग्रेस को जनसाधारण के नजदीक लाने वाले मतलब व्यक्ति थे, और गांधी जी ने उसी फॉर्मूला को बाद में अपनाया। तो यही सब है, थोड़ा सा आपको देखना था। इसी के साथ जो है ये वीडियो समाप्त होता है, और उग्रवादी जो भी उदारवादी और उग्रवादी पर जो प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, वो सारा हमने एनालिसिस कर दिया है। इसके बाद जो है अब कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।